हेलो एमर्स। आज हम लोग केमिस्ट्री में आगे देखेंगे ओवरलैपिंग के केस को। तो ओवरलैपिंग हम लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुछ इलेक्ट्रोवैलेंसी नाम का कोई शब्द था, उसको हम लोगों ने डिफाइन किया था और उसके आगे हम लोगों ने छोड़ा हुआ था कोवैलेंसी को। तो आज हम लोग बात करेंगे कोवैलेंसी की। चलिए देखते हैं कोवैलेंसी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोवैलेंसी किसी भी एटम के जो आयन होते हैं उनके ऊपर चार्ज, मतलब कोई एटम जब आयन बनता है तो उस आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। इस बारे में बात किया गया था। तो कोवैलेंसी क्या होता है? तो कोवैलेंसी का अर्थ होता है कि एक एटम जितना कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है या बना पाता है, इन दोनों के सम को ही हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक, कोवैलेंसी मतलब एक एटम द्वारा कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाया जा रहा है प्लस कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा रहा है, इन दोनों के सम को ही हम लोग कोवैलेंसी कहते हैं। दैट मीन्स इट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड and coordinate bond formed by an atom, यानी एक एटम के द्वारा जितना बॉन्ड फॉर्म किया जाता है कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट, उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सबमर्ज करके लिख सकते हैं कि जो कोवैलेंसी होती है, कोवैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, कैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझाइए तो मैं समझूं। ठीक है, चलिए देखिएगा। सिंपल उसको समझने से पहले आप ये जानते हो कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग वाला, यानी इलेक्ट्रॉनों की अगर शेयरिंग हो रही है तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वही क्या होता है? आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का शेयरिंग वाला बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझते हैं, फिर हम कोवैलेंसी को समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पता है। कोवैलेंसी तो पता है कि दो एटम जब आपस में अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। अब इसमें कोवैलेंसी का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, कोवैलेंसी का मतलब आप लोगों ने समझ लिया। और एक बात ये दिमाग में रखना कि ये जो कोवैलेंसी मैंने यहाँ पे लिखी है, जो फॉर्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट मीन्स ये मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी किसी भी एटम की, ऑफ एन एटम। कि एक एटम की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी वो कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या के बराबर होगी, मतलब दोनों के सम के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखेंगे, फिर इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, अपने आप समझ में आ जाएगी। इसलिए पहले मैं इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझा दे रहा हूँ। तो आपको सर सबसे पहले उसी को समझा दिया होता, नहीं, मैं जितना समझाना है उतना आराम से एक एक स्टेप में समझा दूंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि भाई जब तक प्रश्न नहीं आएगा तब तक हम टॉपिक उठाएंगे ही क्यों। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत अचानक से क्यों पड़ गई? अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यहाँ पे कुदा दूंगा तो आप सोचोगे सर तब तो कोवैलेंट वाली कहानी खत्म। तो ऐसा नहीं है, तो हमको कोवैलेंसी निकालने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना पड़ रहा है, वही समझा रहा हूँ मैं। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? एकदम सिंपल चीज है, ये भी एक प्रकार का कोवैलेंट बॉन्ड है। इसमें भी शेयरिंग होगी जैसा कि कोवैलेंट बॉन्ड में हो रहा है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड की केसेस को समझिएगा कि एक एटम ए है, एक एटम बी है। इस एटम के आउटर सेल में या वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इस बी वाले के आउटर सेल या वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, बट जितना इसको चाहिए उतना नहीं है, यानी इसको पूरा करने के लिए इसको भी जरूरत है और इसको भी पूरा करने के लिए जरूरत है। मतलब समझ पा रहे हो? मतलब एक एटम है, इसके आउटर सेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उन कुछ इलेक्ट्रॉनों से ये स्टेबल नहीं हो रहा है, इनको और इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेम टू सेम बी वाले की बात करूं तो बी के पास भी आउटर सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इनको भी स्टेबल होने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। दैट मीन्स इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों के दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे। दैट मीन्स समझ पा रहे हैं ना? वही केस है कि मुझे क्या पैसे की जरूरत है, मतलब मैं कुछ सामान खरीदना चाहता हूं, लेकिन उस सामान को खरीदने के लिए
जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, मैं मतलब जितना पैसा है मेरे पास उससे ज़्यादा की ज़रूरत है मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि कुछ और पैसे मांगूंगा किसी से। एक तो पहला तरीका है कि मैं किसी से उधार मांग लूँ, लेकिन सेम कंडीशन मान लीजिए यही दूसरे के पास भी हो कि दूसरा पर्सन जो है उसको भी सामान वो खरीदना है और जितने पैसे की ज़रूरत उसको है उतना पैसा नहीं है, उससे कम है, यानी उसको भी और चाहिए, तो दोनों को चाहिए। यानी एक को मतलब एक सामान है 10 रुपये का, 10 रुपये का, ए के पास 5 रुपये है, दैट मीन्स 5 रुपीज़ है ए के पास, बी के पास भी 5 रुपीज़ है। भाई ए को खरीदने के लिए 5 रुपये और मिल जाए तो ये खरीद लेगा, और बी को भी ऐसे ही सेम टू सेम, बी को भी 5 रुपीज़ मिल जाए तो ये भी खरीद लेगा, ठीक है ना। तो अब ये मांगने गए, किसी ने नहीं दिया, नहीं दिया, यानी ए गया मांगने किसी से कि 5 रुपये दे दूँ, नहीं दिया। बी ने भी मांगा किसी से, उसको भी नहीं मिला, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या आप नहीं खरीदेंगे। तो इन्होंने तरीका लगाया कि एक काम करते हैं, दोनों लोग मिल के साझेदारी कर लेते हैं, दैट मीन्स ऐसा काम करते हैं कि 5 रुपये तुम भी और 5 रुपये मैं, दोनों लोग मिला के और इसको खरीद लेते हैं, है ना समझ में। तो 5 रुपीज़ ये 5 रुपीज़ ये मिला दिया तो 10 रुपीज़ हो गए, और 10 रुपीज़ के बाद क्या हुआ कि ये जो 10 रुपये का जो सामान था, जिस सामान के लिए परेशान थे ये सब, इनको क्या हुआ, मिल गया। क्लियर है, यानी ये 10 रुपये का जो सामान था ए के पास भी हो गया, अब वो बी के पास भी हो गया, लेकिन शर्त यही रहेगी कि दोनों का बराबर का हिस्सेदार रहेगा। यानी 10 रुपये का सामान, मान लीजिए सपोज करिए इन्होंने बाइक खरीदी, बाइक 10 रुपये में नहीं मिलती, हमको भी पता है, फिर मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो बाइक खरीदी, तो अब इस पे ए मतलब इस पे हक ए का भी है और बी का भी हो गया। क्या ए को मिल गया कि नहीं मिल गया, जो चाहिए वो मिल गया कि नहीं मिल गया, बी को भी जो चाहिए वो मिल गया कि नहीं मिल गया। यानी जो स्टेबिलिटी का फंडा है, ये 10 रुपये की जो बाइक है, बाइक इज स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी क्या ए को मिली, बिल्कुल, बाइक ए के पास भी हो गई। क्या स्टेबिलिटी बी को मिली, यानी बाइक बी के पास भी हो गई, हो गया काम। ऐसे होता है शेयरिंग। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में रिलेशन फॉर्म हुआ है दैट इज कोवैलेंट। ऐसे रिलेशन को हम लोग कोवैलेंट कहेंगे कि जब हम लोग शेयरिंग करके रिलेशन फॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम क्या है कि भैया एक बात ये है कि ध्यान से देखना, ऐसे समझ लेंगे बात को। ए और बी का फंडा ये है सिंपल, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, देखो यार बी के पास ना, बी को चाहिए स्टेबिलिटी, बी को स्टेबिलिटी चाहिए। अब सिंपल समझना, बी को स्टेबिलिटी चाहिए मतलब वही बाइक चाहिए, बी को भी बाइक चाहिए, ओके। लेकिन बी के पास पैसा ही नहीं है। पहली बार में बी 5 रुपया दे रहा था, ये 5 रुपया दे रहे थे, बराबर की साझेदारी हो रही थी, यानी 5 तुम दो 5 दो, यानी बराबर देंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा दूंगा कम दूंगा, ऐसा नहीं है। तो एक बराबर की साझेदारी मतलब बराबर की शेयरिंग के थ्रू वो अचीवमेंट प्राप्त कर रहे थे स्टेबिलिटी को। लेकिन केस क्या है कि बी के पास एक भी रुपया नहीं है, बी के पास एक भी रुपया नहीं है, और ए के पास अकेले 10 रुपया है। सपोज कर लीजिए ए के पास अकेले 10 रुपया है, ए को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बाइक को लेने के, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, ए क्या है, ऑलरेडी इस चीज को अचीव कर चुका है, दैट मीन्स ए के पास ऑलरेडी बाइक है, लेकिन ए के पास फिर भी 10 रुपये है, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, ए ऑलरेडी अचीव कर चुका है जो उसको करना है, लेकिन फिर भी उसके पास 10 रुपये वैसे ही पड़े हैं। अब बी को एकदम जरूरत है, बी को चाहिए कि अगर 10 रुपये मिल जाते कहीं से, और बी के पास 8 आना नहीं है फिलहाल में, तो भैया बी जो है अपनी रिक्वायरमेंट ए के सामने रखेगा, कहेगा भैया हमको 10 रुपये मिल जाते क्योंकि मुझे ज़रूरत है, ठीक है ना, बाइक की, लेकिन मेरे पास पैसा एक भी नहीं है, ठीक है। बाद में दे देंगे ऐसा भी नहीं कोई वादा कर सकते कि हम उधार ले रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है, वो बाद में भी नहीं दे पाएगा क्योंकि फटे हाल चल रहा है। तो सिंपल कंडीशन में एक देखेगा कि यार इसकी ये जीवन भर नहीं खरीद पाएगा, एक काम करता हूँ 10 रुपये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा ही है, एक काम करता हूँ 10 रुपये दे देता हूँ। और 10 रुपये देने का अर्थ क्या है कि मैं उसको दे दूंगा, तो एक काम ये करेगा कि बाइक मैं खरीद लेता हूँ, मतलब सिंपल समझना, बाइक मैं खरीद लेता हूँ, चला लेगा वो भी, यानी वो भी अचीव कर लेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला, कि भाई 10 रुपया इसके पास है, सोचा इसने कि मेरे पास तो जो होना चाहिए वो सब कुछ है, लेकिन 10 रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर मैं बाइक खरीद लेता हूँ तो दे देता हूँ बी को चलाने के लिए, बी चलाते रहेगा, क्या दिक्कत है, बी का भी इच्छा जो है पूरा हो जाएगा, मेरा 10 रुपया पड़ा था वो भी काम यूज होगा, बाइक मेरी ही रहेगी बट उसका भी काम पूरा हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो होता भी यही है, ये 10 रुपये की बाइक खरीद के किसको दे देता है, बी को, दैट मीन्स अचीवमेंट किसके पास, मतलब पूरा श्रेय किसके पास है, ए के पास है, और बी क्या कर रहा है, उस बाइक को ले ले रहा है। लेकिन अभी भी क्या है, बाइक शेयरिंग में है, बाइक किस में है, शेयरिंग में है। भाई बाइक खरीदा कौन है, ए, दिया किसको है, ए बी को, बी चला रहा है, तो इसका मतलब मालिक हो गया, ऑनर तो अभी भी ये है,
तो शेयरिंग में ना जब मन करेगा ए भी चला सकता है और जब मन करेगा बी भी चला सकता है। अच्छा, उधर वाले केस में भी तो यही चल रहा था ना, ए और बी जब खरीदे हैं तो बाइक, तो ए भी जब मन करेगा चला लेगा, बी भी जब मन करेगा चला लेगा। केस यही बनता है, हो यहीं पे रहा, शेयरिंग का ही काम रहा है, यानी एट लास्ट एक्चुअल में जाके शेयरिंग ही चलेगी। मतलब यहाँ पे होगा ऐसे ही कि मान लीजिए ये बी है, ये ए है, तो ए के पास ऑलरेडी दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान देना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलवेज तभी एग्जिस्ट करेगा जब दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर का मतलब, लोन पेयर यहाँ पे सिंपल जोड़े में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिलहाल में इतना समझो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब ऐसे पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के जिनकी जरूरत ए को नहीं है। ए को जरूरत मतलब कि उनके थ्रू बेचारे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझ पा रहे हो ना। वैलेंस शेल के अंदर हो पहली बात, और लोन पेयर हैं, और इनका जो काम है, मैंने इनसे बेचारे का ए का क्या नहीं होने वाला है, दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ये किसी के साथ शेयरिंग भी कर लें तो इससे ऐसा नहीं है कि अगर ये शेयरिंग नहीं करेंगे, यानी इन लोन पेयर के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे तो इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ये स्टेबल नहीं होंगे, ये ऑलरेडी स्टेबल रहेंगे, तब जाके ये दे रहे होंगे किसी को। मैंने ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, इसमें बी क्या नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। यानी ये स्टेबल होने के पास सब कुछ इसके पास परिपूर्ण है, जैसे उसके पास सब कुछ था वही सेम है। तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को बी को दे देगा। तो जब ये लोन पेयर को दे देगा, यानी अपने पास था तो अब कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया, अब ये बी के पास भी आ गया, तो अब क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बी भी शेयर करेगा और ए भी शेयर करेगा। आधा मत यही प्रॉब्लम में खड़ा हो जाता है, आधे प्रॉब्लम यही खड़ी हो जाती है कि लोगों को लगता है ये दान कर दिया बी को, ऐसा नहीं है। ए ने बी को दिया है, दैट मीन्स कि शेयरिंग कर रहा है, ए का इलेक्ट्रॉन अब बी भी ले लिया और बी भी शेयरिंग, यानी बाइक अब वो भी चलाएगा। ए ने खरीदा है, एक ही बाइक है, लेकिन अब कौन चला सकता है, बी भी चला सकता है। दैट मीन्स वही काम है कि बी अब उस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होगा, और ये तो ऑलरेडी शेयर कर रहा होगा, यानी ए भी शेयर कर रहा होगा, ऐसा नहीं कि उसने उसके नाम पे कर दिया, यानी दो इलेक्ट्रॉनों पे हक इसका भी है, ठीक है ना। यानी ए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पे उतना ही हक रखेगा जितना बी रखेगा, ठीक है ना, ताकि शेयरिंग में आ जाए, चलो जाओ तुम भी जियो खाओ, वो वाली कहानी बन गई, ठीक है। तो दोनों शेयरिंग में कर लेंगे, यानी ये अपना लोन पेयर बी की ओर फेंक देगा और दोनों शेयरिंग करने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग ही तो हो रहा है, ए भी शेयर कर रहा है और बी भी शेयर कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तब ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस टाइप के बॉन्ड को ही हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज आल्सो द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड का एक प्रकार से क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही एक प्रकार है, कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक प्रकार है, क्योंकि इसमें भी क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना। बस इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, आसानी से बता सकते हो कि उसमें क्या होगा कि दोनों बराबर की शेयरिंग करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इक्वली शेयर होगा, ठीक है ना, कि मैं जितना दूंगा उतना ही तुम दोगे। लेकिन इसमें सिंगल डोनर रहेगा, इसमें जो डोनर रहेगा वो सिंगल डोनेट कर रहा होगा, ठीक है ना, सिंगल डोनर रहेगा। यानी यहाँ पे कहानी ऐसे बन रहेगी कि वन एक्सेप्टर रहेगा, अभी यहाँ पे भी समझ लोगे, और वन क्या रहेगा, डोनर रहेगा। एक एक्सेप्ट करेगा जो ये डोनेट करेगा, लेकिन एक्सेप्ट करने का मतलब शेयरिंग करेगा, लेकिन दोनों के दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग। अब ये वाला भी केस में बोल दूं ना कि एक दे रहा है एक ले रहा है, तब तो कहानी ऐसे बन जाएगी सोडियम पे प्लस चार्ज और सीएल पे माइनस चार्ज, की सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया सीएल को, है। तो ऐसा नहीं है, एकदम बिल्कुल गलत है कि सोडियम अपने पास से जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो हमेशा के लिए देता है, जाओ बेटा ले लो और जी लो अपनी ज़िंदगी। यहाँ भी ज़िंदगी जीने के लिए दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहा जाएगा कि भैया बाइक का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे है, यानी बाइक का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है, ए के नाम पे है, इक्वली शेयर कर रहा होगा। अभी नहीं कि बाइक ले लिए ए का और निकल जाते हैं, अब देश छोड़ देते हैं, दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। शेयरिंग अभी भी किसकी है, ए के साथ उतनी ही रहेगी, बस ए ने जीने खाने के लिए आपको दे दिया ताकि आप भी स्टेबल रहिए, अपना जिए खाइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी का है। अब उसका इलेक्ट्रॉन में लेके भाग जाओ तो उसकी स्टेबिलिटी का क्या होगा, मैंने बताइए। ए ने मतलब NH3 है, मतलब अभी आप देखोगे तो NH3 में हम लोग बार बार करते हैं कि क्या बोलते हैं, ऐसे NH3 बनाते हैं, और बहुत जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे BF3 बनाते हैं, और फिर यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, इसके पास दे दिया जाता है बोरॉन को 2 ठो इलेक्ट्रॉन, और बोल दिया जाता है कि ये काम खत्म, मतलब ये लेके फरार हो जाएगा। तो एक बात होता है, ये BF3 अगर इसका ले लेता है, मतलब इस 2 इलेक्ट्रॉनों को डायरेक्ट लेके निकल लेता है, तो इसका क्या होगा, नाइट्रोजन को भी तो 8 करना है, और नाइट्रोजन 8 के चक्कर में ना इस हाइड्रोजन से 3 बना रहा है,
तो हाइड्रोजन से 3 क्यों बनाता है? क्योंकि इसके ऑलमोस्ट आउटर सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, उसको 10 करना होता है। तो 5 में से 3 के साथ तो कर लिया, बस 2 बचे रहते हैं, क्योंकि 2 को जरूरत नहीं ना, 3 ही से करने की जरूरत है। भाई ये देखो नाइट्रोजन का होता है टोटल 7, पहले में 2 हो गया, दूसरे में हो गया 5। अब इसको बाय को उसमें कितने चाहिए? 3 चाहिए। 3 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 3 चाहिए। तो इस 3 के लिए अब देखो, हम कभी भी केमिकल बॉन्डिंग में जाते हैं तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल कितने हैं? 5। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इन तीनों के साथ हाइड्रोजन ने क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। तो ये दोनों तो बेचारे नहीं ना भाग लिया, आउटर सेल के ये जो इलेक्ट्रॉन है भाग नहीं लिए, लेकिन क्या इनका कोई मतलब है? नहीं है। अरे बेचारे ये हैं तभी तो जाके 3 और 3 है मिलके 6, 6 2 8 2 10 हुआ। अब मान लो नाइट्रोजन इतना बड़ा दानी हो गया कि नहीं, हम कहते हैं कि हम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन में दे रहे हैं किसी को, 2 ठो दे देगा बेटा, तो क्या होगा? फिर से तो वही स्थिति पहुंच जाएगी। मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ 3 बना लिया तो है 2 ठो खत्म हो गया, 5 3 8 है ना हुआ, है 2 ठो तो तुम डोनेट कर दिए ना, 2 ठो डोनेट कर दिए तो फिर 8 पे आ गया, 10 पे तुम्हारा स्टेबिलिटी था, तो कहाँ से होगा? तो वो 2 देता नहीं है, शेयरिंग करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? शेयरिंग करेगा, यानी ये दोनों उठा के रख देगा और रखने के बाद क्या होगा? शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करने पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को हम लोग डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। हाँ, और यहाँ पे 1 एक्सेप्टर 1 डोनेटर का मतलब क्या होता है कि जिसने ज़्यादा, मतलब जिसने अपने लोन पेयर को लाया शेयरिंग में, वो मेरा कहलाएगा डोनर। ध्यान देना है, जो जिसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के लिए रखा वो कहलाएगा डोनर, और जो बेचारा फटे हाल चल रहा था, जिसने उस शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को भी के ऊपर भी अपना हक जमाया, वो कहलाएगा एक्सेप्टर। है बस समझ में? तो एक बात आप देखोगे, शुरुआती क्लासेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कोई भी, उसको मैं मिटा दूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। तो कोई भी, अगर मान लीजिए ये ए है, ये ए के पास 2 थे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज दिमाग में रखना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए, नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन हम करते हैं, कोनो मन कर दिया कि हमारे पास एक ठो खाली था, हम चलते हैं शेयर कर दे, ऐसा नहीं है। दोनों 2 पे मतलब इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, यानी पेयर में हमेशा होना चाहिए। एक ठो आके नहीं अपना शो कर सकता, अपने आप को बहुत बड़ा राजा नहीं बना सकता, इसलिए यहाँ पे रखा। तो क्या हो गया? ए और बी के बीच में मतलब यहाँ पे दोनों रख दिए गए, और ये बी रहा तो बी ने इसके ऊपर भी हक जमाया, और ए का तो ऑलरेडी हक है, ये है, ठीक है। याद रखना है क्या? इन्हें शेयरिंग के लिए दिया है, ना कि उसको हमेशा के लिए दिया है। कभी कभी आप देखते होंगे कि गांव के अंदर क्या होता है कि जो मालिक होते हैं, गांव के हर जगह होता है, अब भाई मुकेश अंबानी जो है, मतलब रिलायंस के जो मालिक हैं, अगर वो क्या करेंगे, अपने वहाँ ट्रक खरीद रहे हैं तो वो जाएंगे चलाने, खुद है नहीं ना, वो खरीद के किसी को दे देंगे, वो कोई चलाता रहेगा, उनको बस क्या करना है, उनका ट्रक है, सब कुछ उनका है, लेकिन अब अगला ले लिया है और अगला भी अपना जीवन चला रहा है, और मुकेश अंबानी का तो ऑलरेडी है, ये है। तो शेयरिंग में दिया गया है। दैट मीन्स गांव के अंदर क्या देखेंगे कि गांव के अंदर ऑटो वगैरह ले ली जाती है और ऑटो दे दिया जाता है ड्राइवर को, और ड्राइवर 30 दिन तक हमको नहीं दिखाई दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में हमको एट लास्ट मंथ में हमको ला के पैसा देगा ही देगा। या रेगुलर चलाता है तो रेगुलर बेसिस पे हमको पैसा देते रहेगा, लेकिन ऑटो उसके कब्जे में। अगर उसके गाँव वालों को देखा जाए तो उनको अगर नहीं पता हो तो उसको लग रहा है कि सही है, टेम्पो खरीदा है, मतलब अपना खुद का ऑटो खरीदा है कि नहीं है भाई, उसको क्या पता कि वो शेयरिंग करके लेके आया, मतलब दूसरे का है, तो एक्चुअल में वो शेयरिंग में चल रही होती है, ऐसी कहानी है बस में, वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्या बन गया? ए बी। तो जिसने डोनेट किया, आप पढ़े होगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेविस बेस बोलते हैं। जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, डोनेट मतलब शेयरिंग के लिए लेके आता है, यहाँ पे समझ लेना, हमेशा के लिए नहीं देना होता है, डोनेट करता है, उसे क्या कहते हैं? लेविस बेस कहते हैं। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ये कहते हैं लेविस एसिड। आप पढ़े होंगे जब आपको क्लास 10th के अंदर एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन बताया गया एसिड का, तो वहाँ पे ब्राउनस्टेड एंड लॉरी आए होंगे और लेविस आए होंगे। तो ब्राउनस्टेड एंड लॉरी का भी कॉन्सेप्ट है जहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट एंड एक्सेप्टर वाला माना गया है, कि जो डोनेट करता है वो एसिड, जो एक्सेप्ट करता है बेस, ऐसे। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो बेस, लेविस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है दैट इज कॉल्ड लेविस एसिड, ठीक है ना। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको।
लोएस्ट बेस और लोएस्ट एसिड। यानी कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कंडीशन में दो चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, एक होता है लोएस्ट एसिड और दूसरा होता है लोएस्ट बेस। क्लियर है ये बात? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के सामने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देता है, लेकिन वो शेयरिंग करता है, ना कि जीवन भर के लिए उसको दे देता है, और उस पर भी उसका अधिकार रहता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। चलिए हम लोग कुछ देखते हैं एग्जाम्पल इसके। इसको मैं मिटा दूं? बिल्कुल सर, सब कबाड़ लिखा है, हम लोग बहुत तेज लिखते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है NH3 और इसके साथ मुझे हाइड्रोजन प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस लिखा गया है। तो हमको देखना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, जस्ट दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलो देखा जाए। चलो देखा जाए अब कैसे यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर मैं फॉर्मेट करूँगा। देखो तो NH3 के साथ मेरे पास क्या आ गया है, H+ यानी हाइड्रोजन आयन है। तो अगर देखूँ तो मुझे पता है ना कि नाइट्रोजन ने अगर हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, तो भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। कैसे रहेंगे फिर से देख लो। यहाँ पे देखो 7 होता है इसका, तो 1s2 2s2 2p3 होगा, 2p3 होता है, 2s2 2p3। इसको आउटर सेल के अंदर कितना चाहिए, 2p6 चाहिए ना, यानी 3 और चाहिए, 3 और चाहिए। तो ये 3 लेने के लिए क्या करता है, अगर ध्यान से इसको भी बनाऊँ मैं तो ऐसे ऐसे होगा, फिर यहाँ भी ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 1 2 3। देखो यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड है ना, इन्हीं को पेयर्ड कर दोगे, हो जाएगा फुलफिल्ड मतलब स्टेबल, गेम ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नजर आ रहा है 3 चाहिए इनको, तो इसीलिए वो हाइड्रोजन से क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करता है। लेकिन ध्यान से देखो तो ये वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो हाइयो तो जाएंगे, हाई तीनों तो जाइबे करेंगे भाई, नाइट्रोजन तो हाई तीनों तो जाइबे करेंगे, क्योंकि इनको पेयरिंग करनी है। लेकिन हाइयो दोनों तो जाएंगे, क्योंकि ऑलवेज रूल ही यही है कि केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के वक्त हमेशा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चिपके रहेंगे, नहीं चिपके रहेंगे, भले इनको नहीं किसी से बॉन्ड बनाना हो, बनाना इन्हीं तीनों को है, क्योंकि इनको पेयर करना है, इसको नहीं करना, लेकिन ये तो जाएंगे ही जाएंगे। अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि ये एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, वो भी अपना कर लेगा, यहाँ पे ये भी कर लेगा, कर लिया। तो क्या बन गया मेरे पास NH3, लेकिन हाई 2 इलेक्ट्रॉन हो तो N के ऊपर चिपके रहेंगे कि नहीं चिपके रहेंगे, बिल्कुल। तो NH3 बन गया। तो वैसे ही NH3 में यहाँ पे क्या है, H3 को मैंने इधर कर दिया ताकि मैं दिखा पाऊँ, और यहाँ पे क्या है H+ है। ठीक है, H+ को बेचारे को स्टेबल होना था, तो अब ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, अपना उठा के फेंक देगा इधर, उठा के फेंक दिया इधर कि चलो ठीक है, इधर फेंक देगा तो क्या होगा, ध्यान से समझना है मेरी बात को। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा ताकि क्या कर पाए, ताकि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाए। तो अब NH3 ने कर दिया, तो H3N, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पे H+ आ जाएगा, तो ये भी शेयर कर रहा होगा, ये भी शेयर कर रहा होगा, इसको तो करना ही है करना। ठीक है, लेकिन होगा क्या, ध्यान से समझना मेरी बात को। H3N पे तब आ जाएगा प्लस चार्ज, पहले देखो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे H बन गया, और इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज और इस पे कोई चार्ज नहीं। सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ाया कि यहाँ पे रखा इसने शेयरिंग की बॉन्ड बनाया, यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बन गया, लेकिन इस पे प्लस चार्ज, यहाँ पे जो पहले प्लस चार्ज में था वो उस पे कोई चार्ज नहीं। तो क्या होता है, तो जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो लेविस बेस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि लेविस एसिड पर नेगेटिव चार्ज आता है। आया समझ में, नेगेटिव चार्ज आता है, यानी उसका चार्ज डाउन हो जाता है, सिंपल बात। प्लस है तो माइनस, सिंपल। अरे भाई सिंपल के समझे ना, इलेक्ट्रॉन को देंगे हम तो पॉजिटिव चार्ज, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो नेगेटिव चार्ज, ये होगा ना। हुआ क्या है ये समझो भाई, इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चिपके हुए थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चिपके हुए तो उसको न्यूट्रल बनाए हुए, लेकिन जब हम शेयरिंग के लिए उतारेंगे तो दैट मीन्स हम अपने ऊपर से कुछ हम इलेक्ट्रॉनों को हटा के शेयरिंग में लेके आ रहे हैं, दैट मीन्स वहीं पे नहीं रहेंगे, हल्का सा तो आगे शिफ्ट किया ना मैंने इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर गए कि नहीं गए, तो गए, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के दूर हुए, दैट मीन्स मेरे ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो यही हुआ यहाँ पे
कि NH3 पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, जबकि हाइड्रोजन ने उस पॉजिटिव चार्ज, मतलब पहले तो इसके पास नहीं थे, मतलब इसके दूर दूर तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, सूखा पड़ा था और इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का पूरा दबदबा था। अचानक से आगे से देख रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन नजर आते हुए, अब वो डबल इलेक्ट्रॉन एक साथ आ रहा है, तो डबल इलेक्ट्रॉन जब एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज का दबदबा था वो डाउन हो गया कि नहीं हो गया, तो इसी कारण पॉजिटिव चार्ज खत्म और कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं हो गया, जो दबदबा था वो क्या हो गया, खत्म, दैट्स ओवर। और एक बार में शेयरिंग पे एक प्लस चार्ज होता है, यानी एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, आई समझ में, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, उतना ही एक बार में उतना ही माइनस लेगा। क्लियर है बात। अब एक बात ध्यान से देखो, तो इसने क्या किया, डोनेट किया है, तो डोनेट किया तो ये क्या लेविस बेस नहीं कहलाएगा, ये क्या बनेगा, लेविस बेस बनेगा, जबकि ये क्या बनेगा बाबू, ये बनेगा लेविस एसिड। क्लियर है बात, ये लेविस एसिड बना और ये क्या बन गया, लेविस बेस। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये लेविस बेस और ये क्या है, लेविस एसिड, इसलिए NH3 को हम लोग बेस मानते हैं, ठीक है ना। लेविस के कॉन्सेप्ट के थ्रू ही हम लोग क्या मानते हैं, इसको इस बेस मानते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। तो NH3 मेरा क्या है, बेस है। क्यों बेस है, किसके पर्पज से, तो लेविस बेस के कॉन्सेप्ट, लेविस के कॉन्सेप्ट के थ्रू। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा सर ये पूरा बनेगा तो बनेगा क्या, ये बनेगा NH4 पे प्लस चार्ज, NH4 पे प्लस चार्ज, जब इसके साथ तो समझ होगा तो बनेगा NH4 पे प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज हो तो ओवरऑल रहेगा ना, बिल्कुल क्लियर है। तो ये अमोनियम आयन बन गया, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ लिया, जो देगा वो अपना क्या कहलाएगा, लेविस बेस, और जो लेगा वो लेविस एसिड कहलाएगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ये लिख लीजिएगा कि एक बार एक लोन पेयर से एक प्लस चार्ज जो देता है एक प्लस चार्ज लेके आता है, जो लेता है एक माइनस चार्ज लेके आता है। अब हम लोग कोवैलेंसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे हर एटम के अंदर, क्योंकि कोवैलेंसी मतलब एक एटम के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी क्षमता है कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की। अच्छा एक चीज़ तो मैं वहाँ पे लिखना भूल गया कि जो कोवैलेंसी हम डिफाइन करेंगे वो कोवैलेंसी यहाँ पे लिखेंगे ना, हम लोगों ने लिखा है कोवैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन ये केस पहले समझो, एक्साइटेड स्टेट में हो या ग्राउंड स्टेट में, यानी ग्राउंड स्टेट में देखो या एक्साइटेड स्टेट में, मैंने हमारे कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि अभी इससे पहले हम लोगों ने देख लिया ओवरलैपिंग की कहानी को कि भैया ये बदलते रहते हैं, ठीक है ना। ओवरलैपिंग ने स्पष्ट बोल दिया कि कोवैलेंट बॉन्ड का अगर तुम देखोगे क्षमता तो ग्राउंड स्टेट में कुछ और, एक्साइटेड स्टेट में कुछ और नजर आएगा, यस और नो। पहले लगेगा ग्राउंड स्टेट में कभी कभी कोई एटम ऐसा दिखाएगा कि हम तो भाई शुद्ध हैं, साफ हैं, हमको इन दुनिया से कोई मोह माया नहीं, और अंदर कुछ और ही चल रहा होगा जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो आएगा समझ में। तो इसी कारण मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट किसी में भी हमको चाहिए, तभी मैक्सिमम कोवैलेंसी होगी, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा, जितना अभी समझाऊंगा मैं अभी समझ में आ जाएगा, एक सेकेंड लगेगा जब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अगर मैं बेरिलियम को लूँ तो बेरिलियम जानते हो ना, ग्राउंड स्टेट में अपने आप को क्या साधु महात्मा बताता है, तो ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में अगर देखोगे तो अगर मैं इसको देखूँ तो 1s2 होता है, 2s2 होता है। अब देखो वैलेंस शेल देखो तो वैलेंस शेल क्या है मेरा, दूसरा वाला, दूसरे के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक 2s होता है और एक 2p वाला होता है। तो 2p वाला पूर्णतः ये खाली दिखाता है, यानी यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे देखिएगा कहेगा देखो पहला वाला भरा है मेरा, दूसरा वाला भी ऑलरेडी भर चुका है, और देखो p वाला ऑर्बिटल में तो हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन नहीं कि हम वहाँ जाएं, यानी पूर्ण रूप से हम फुल फिल्ड हैं, पेयर्ड हैं, तो ओवरलैपिंग करेंगे नहीं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड छोड़ो, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है बनेगा, नहीं बनेगा, जब बनबे नहीं करेगा तो बातें खत्म। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवैलेंसी देखें तब जीरो है ना, यस और नो, कोवैलेंसी जीरो है। बट अगर हम इसको एक्साइटेड स्टेट 1 में डाल दें, यानी एनर्जी इतनी दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जा रहा है, तो फिर एक्साइटेड स्टेट 1 में डालेंगे तो होगा क्या कहानी कि 1s2 होगा, 2s1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2p1 हो जाएगा। तो जिससे होगा क्या कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो 2 भरे रहेंगे, इससे लेना देना है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो तीनों खाली थे अब इनके अंदर खालीपन खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इससे यहाँ पे जंप करके चला आएगा। जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट 1 में हम लोग देख रहे होंगे बेरिलियम को। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई, यस सर। तो अब देखा जाए, अब अगर देखा जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने बनाएगा ये,
सर जहाँ जहाँ पेयर्ड नहीं अनपेयर्ड है वहाँ वहाँ पेयर्ड करना पड़ेगा, पेयर्ड करने का मतलब जितना अनपेयर्ड उतना पेयर्ड उतना कोवेलेंट बॉन्ड, काम खत्म। तो कहाँ कहाँ पेयर्ड बनाना पड़ेगा, एक तो यहाँ एक तो यहाँ। तो अगर एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे बेरिलियम को 2 बार पेयर बनाने पड़ेंगे, यानी 2 कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में इसकी कोवेलेंसी देखी जाए, कोवेलेंसी देखी जाए तो कोवेलेंसी कितनी होगी 2, और दोनों के दोनों क्या हो रहे होंगे भैया, कोवेलेंट बॉन्ड। है समझ में? तो कोवेलेंसी मतलब 2 कोवेलेंट बॉन्ड। सर फिर देखो 420 वाला काम, अभी आपने जस्ट सिखाया है कि कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तो देख लिया मैंने, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो ध्यान देना, नॉर्मली कोवेलेंसी में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड जो दिखता है वही लिख देते हैं, लेकिन जब हम अपने दिमाग को हल्का सा ये थोड़ा सा टाइट करेंगे और टाइटली इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेंगे। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब समझो, यहाँ दोनों तो पेयरिंग करने के लिए 2 ठो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा ओवरलैपिंग करके, लेकिन यहाँ 2 ठो खाली है, डायरेक्ट 2 ठो खाली है बॉक्स, यानी इन दोनों बॉक्सेस को भी तो भरना पड़ेगा। इन दोनों बॉक्सेस को भरेगा तभी तो जाके क्या कर पाएगा ये, तभी तो जाके इसके वैलेंस शेल परिपूर्ण होंगे, मतलब फुलफिल्ड होंगे। वैलेंस शेल फुलफिल्ड होंगे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना 1s2 2s2 तभी तो 2p6 बनेगा, और ये क्या हो गया 10 मतलब नियॉन की तरह हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया, हो जाएगा ना, ये नियॉन की तरह, तभी तो जाके स्टेबल होगा। स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, स्टेबल होने के लिए इसको इन दोनों ऑर्बिटल को भरना पड़ेगा। इन दोनों ऑर्बिटल को भरने का मतलब क्या है, इन दोनों ऑर्बिटल को भरने का मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन बेचारे की प्रॉब्लम यह है कि इस ऑर्बिटल में एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वही केस चल रहा है। यहाँ पे तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब शेयरिंग होगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक है तो एक के साथ जाएगा, देखेगा कि इसको और कमी है तो शेयरिंग कर लेगा, यहाँ भी यही होगा। लेकिन यहाँ पे तो एकदम खाली चल रहा है, बेचारे को एक के पास एक को नहीं है, तो क्या करेगा, कटोरा लेगा, मांगेगा भीख, कोई दया कर दे। तो बेचारे को क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन कोई देगा तब ना होगा, यानी कोई दया खाएगा और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का 2 मतलब 2 पेयर वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब 2 पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए इसको, 2 चाहिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यानी इसको पूर्ण करने के लिए अब 2 लोन पेयर का चाहिए इसको जरूरत, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसका मतलब 2 ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएगा। यानी इसके पास क्षमता क्या है, तो हाई दोनों ठो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी देखेंगे भैया, यानी अब जब ये अपने आप को क्या चाहेगा, अपने आप को किसकी तरह बनाना चाहेगा, नियॉन की तरह। स्टेबिलिटी तो तभी मिलेगी ना, तो 2 ठो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। ये उसके साथ साथ ये क्या बनाएगा, इसके साथ साथ ये इसको 2 ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने भी पड़ेंगे, तभी जाके इसका क्या होगा, फुलफिल्ड होगा। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएगा ये, आइए समझे। टोटल कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4, क्योंकि नंबर ही हमको चाहिए ना, 2 ठो कोवैलेंट बॉन्ड और 2 ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो टोटल मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात की जाए तो 4 हो गए, तब जाके यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। क्लियर है बात, तब जाके फुलफिल्ड। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, बेरिलियम के बाद अगर हम देखें तो बेरिलियम के बाद हमारे पास आता है, इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल, चलिए देखिएगा। बेरिलियम के बाद अगर मैं बात करूं तो बोरॉन की बात कर सकता हूं मैं। कौन आएगा, बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है, 5 होता है। बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है। तो अगर ग्राउंड स्टेट में देखूं तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1, यही तो होता है। ये फुलफिल्ड, ये भी फुलफिल्ड, और ये 3 होते हैं, 3 में से एक में फिल्ड रहेगा, यानी यहाँ पे है या ना, हाँ या ना, बिल्कुल, हाँ या ना, बिल्कुल। तो नॉर्मल कोवैलेंसी देखी जाए ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर हमको नजर आएगा तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी होगी सर, कोवैलेंसी होगी 1। कोवैलेंसी 1 क्यों होगी, क्योंकि एक ही नजर आ ही रहा है, क्या करना है इसको, एक ही अपने आप को पेयरिंग कराना है। एक पेयर कराने का मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, बात खत्म। एक ओवरलैपिंग कराएगा, एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं जब ग्राउंड स्टेट से मैं एक्साइटेड स्टेट में जाऊं, तो एक्साइटेड स्टेट में यदि मैं जाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 1s2 होगा, 2s2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p2। तो ये सॉरी 2s1 होगा, यहाँ पे 2s1, और यहाँ पे हो जाएगा 2p2। तो यहाँ पे एक ही हो जाएगा, ये अनपेयर्ड हो जाएगा जो पहले पेयर्ड था, और यहाँ पे देखोगे तो 1 1। अब इसमें भी एक और छलांग मार के चला गया। ये छलांग क्यों मार रहा है ये मैं समझा चुका हूँ, एक्साइटेड स्टेट में ऐसा ही होता है। तो ये तो फुलफिल्ड है, अब मेरा ये वैलेंस सेल है,
तो वैलेंस शेल के अंदर देखा जाए तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका मतलब क्या है कि उतने ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्ड, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना कोवैलेंट बॉन्ड। तो यानी कोवैलेंट बॉन्ड अब कितना बनने लगा? पहले कितना बन रहा था? केवल 1, लेकिन अभी देखा जाए तो 1 2 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कोवैलेंसी यहाँ पे कितनी हो गई? तो कोवैलेंसी हो गई अभी, कोवैलेंसी हो गई 3, और तीनों क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है। बट 1 सेकेंड रुकेंगे, क्या है समझा रहा हूं मैं। 3 कोवैलेंट बॉन्ड, हमें मैक्सिमम कोवैलेंसी अगर देखनी हो तब, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी में हम लोग क्या देखते हैं कि 3 कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनेंगे। तो भैया इसको क्या करना, ये तीनों तो मेरे कोवैलेंट बॉन्ड से ओवरलैपिंग के थ्रू खत्म हो जाएंगे, यानी कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से। लेकिन अभी भी ये ऑर्बिटल क्या है? खाली है कि नहीं है? और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, यानी बेचारे को पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन मतलब पूरा का पूरा एक ठो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये क्या करेगा? किसी से मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा, यानी ये मांगेगा। और मांगने का मतलब क्या है कि इसको कोई आएगा और शेयरिंग करने के लिए क्या कर देगा? 2 अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तब इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट। यानी इसके पास कैपेबिलिटी है क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, यानी किसी से मांगने के लिए, यानी ये एक्सेप्टर बन सकता है। यस और नो? हाँ या ना? यानी ये एक ठो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी? 3 ठो तो कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा, और एक ठो ये क्या बना देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, टोटल कितना हो गया फिर यहाँ पे? 4। ठीक है, यस सर। अब हम लोग अगले केस में जाते हैं। अगले केस में देखें, ये पूरा मिटा दूं मैं, तो यहाँ पे ये हो गया। अच्छा एक चीज और समझना, जैसे बेरिलियम था तो बेरिलियम ने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे। तो क्या बेरिलियम क्या है? ये मांग के कोऑर्डिनेट बना रहा है। तो जब मांग के बना रहा है, मांग कर कोऑर्डिनेट, ये आप लिख लेना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला आइटम क्या कहलाएगा? लिविस साहब ने क्या बोला था कि जो मांग के बनाता है वो क्या होगा? लिविस एसिड होगा। मांग रहा है ना, तो मांग के जो बना रहा है दैट मीन्स लिविस एसिड। जो डोनेट करता है बेस, और जो लेता है वो एसिड, ठीक है ना, लिविस एसिड कहलाता है। तो ये सब के सब क्या है? लिविस एसिड है। का नेचर कैसा है? एसिडिक होगा। हम नहीं बोल रहे हैं भाई, जबरदस्ती नहीं हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने बस आपको समझाया। ठीक है, अब आगे देखोगे तो कार्बन का आएगा। कार्बन की ग्राउंड स्टेट की कहानी देख लो। कार्बन की यदि मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में पहली बात कार्बन का होता कितना है? तो होता है 1s2 2s2 2p 2p2, इतना होता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या होगा? ये फुल फील्ड है, मतलब वैलेंस शेल मेरे यही होंगे, ये फील्ड है। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे ये दोनों खाली है, ठीक है ना, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे देखूं, नॉर्मली कोवैलेंसी देखी जाए ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो कोवैलेंसी की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 ठो अनपेयर्ड है, यानी 2 ठो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, काम खत्म, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन भैया ये कहानी ऐसे नहीं चलेगी। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट में दिखाओ तो हमको 1s2 2s1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2p3 हो जाएगा, 2p3। यहाँ पे 1, यहाँ पे तीनों में 1 1 1 1 1 1 हो गया। तीनों अनपेयर्ड हैं, तीनों अनपेयर्ड में फिल करना है। तो अभी देखा जाए नॉर्मल कोवैलेंसी, तो नॉर्मली अभी भी कोवैलेंसी अगर एक्साइटेड स्टेट में देखूं तो अभी भी मुझे कितना मिला है कि 3 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड है। तो 4 तो क्या बनेगा? चारों क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, है ना। 4 अनपेयर्ड 4 कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर है? बिल्कुल। लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी देखूं तब तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि क्या इसके पास एबिलिटी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए फिर से नोट करके लिखना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, मैं यहाँ पे एक बात और लिख दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, के लिए या तो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली हो, या पूरी तरीके से भरे हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए कि या तो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल पूरी तरीके से खाली हो या पूरी तरीके से भरे हो। तो यहाँ पे
देखो ना ही पूरी तरीके से खाली हैं और ना ही पूरी तरीके से भरे हैं, तो इसका अर्थ क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। न पूर्ण रूप से खाली है, क्या कोई खाली है? इसके पहले वाले में पूरा खाली रहता था, मतलब ऐसे मैं बनाया 1 2 तो यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे एकदम नहीं था, यानी यहाँ पे पूरी तरीके से खाली था, तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि पूरी तरीके से ना ही खाली है और ना ही पूरी तरीके से भरा है, तो आधा भरा है आधा खाली है, तो कोवैलेंट बॉन्ड आधा भरा है, भरा हो और आधा खाली हो, तो कोवैलेंट बॉन्ड देखना। और अगर पूरी तरीके से खाली हो या पूरी तरीके से भरा हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है? ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, तो क्या ये इस कंडीशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है? नहीं, कोई ऑर्बिटल ही नहीं खाली नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट चल रहा है, इसका भी लास्ट है, कैपेसिटी खत्म है उसकी, तो इसलिए मैं इतने पर डन करूंगा, फटाफट देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनाने के लिए मुझे चाहिए कि पूरा खाली होना चाहिए, यहाँ पे पूरा खाली होने का चांसेस है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो कार्बन जो चारों के चारों बनाता है प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ से निकल के क्या आया कि कार्बन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं बेचारे की कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, जबकि इससे पहले बोरॉन था और बेरिलियम था, वो सब के सब क्या कर रहे थे, बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है वो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे आप देख सकते हो, और चारों चारों क्या होंगे, जैसे CO2 बनाता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इसमें एक भी किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कंडीशन रखता ही नहीं है। C2H6 हो गया, CH4 हो गया, अब जितना बनाना चाहो बना सकते हो, है कि नहीं है। बेंजीन का लिख लो C6H6, तो इसमें कार्बन क्या करता है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कार्बन प्योरली क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी यही दर्शाती है कि भैया वो कोवैलेंट बॉन्ड के बिना ही मैक्सिमम 4 कोवैलेंसीज, प्योरली 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब इसके आगे का आप खुद देखेंगे, इसके आगे आप देखोगे तो कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फिर आता है नियॉन। और फिर ये फर्स्ट पीरियड में हो गए, फिर इसी तरीके से आप लोग सेकेंड पीरियड में भी स्टार्ट करेंगे, तो सेकेंड पीरियड के भी आइटम्स को आप लोग डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ये आप लोग ऑब्जर्व करके लेके आएंगे, ठीक है ना, ताकि मैं कल बताऊंगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने ओवरलैपिंग से संबंधित कुछ डाउट दिए थे, तो मैं उन डाउट को पहले क्लैरिफाई करूंगा आपसे, ठीक है, तब जाके मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो टेंशन मत लीजिएगा कि मैंने कमेंट देखा नहीं है, मैं कमेंट देखा हुआ हूँ, मैं उसका आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। उसी तरीके से अगर आपको इस वीडियो के अंदर भी डाउट हो या किसी भी वीडियो के अंदर कोई डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि ये समझ से परे है, तो एक बार कमेंट करें, मैं ज़रूर उस पर आंसर दूंगा और उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा क्लास के अंदर, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मेरे द्वारा अगर कोई गलती की गई हो तो उसको भी आप बताएं, ताकि मैं उसको सुधार कर पाऊँ, ताकि मैं पुनः सीख पाऊँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।